हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी वैसे भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसके इनसाइड में जो भी टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं वो सारे के सारे क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोगों से रिलेटेड है। इसीलिए क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो होता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है। एंड इन केस ऑफ द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन क्या होता है कि अगर ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्या होता है कि हमें अपने बारे में भी जानने को मिलता है। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी के इनसाइड में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आता है। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करेंगे तो उसके इनसाइड में क्या क्या आता है कि जो फूड हम लोग अपटेक करते हैं, ठीक है, तो जो फूड हम लोग खाते हैं तो उस फूड का हमारी बॉडी के इनसाइड में क्या होता है उसके साथ में, तो वो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो किसके इनसाइड में हम लोग डिस्कस करते हैं, वो डाइजेशन के इनसाइड में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, एयर को इनहेल्ड करते हैं, एयर को एक्सहेल्ड करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो एयर को इनहेल्ड करना है या एयर को एक्सहेल्ड करना है तो उन दोनों प्रोसेस के बिटवीन में क्या है, एक स्मॉल सा टाइम पीरियड है। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड के इनसाइड में हमारी बॉडी के इनसाइड में उस एयर के साथ में क्या होता है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के इनसाइड में डिस्कस करते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के इनसाइड में क्या होता है, O2 हमारी बॉडी के इनसाइड में डिफ्यूज होती है और CO2 जो होती है वो हमारी बॉडी से बाहर जाती है। ठीक है, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ब्रीदिंग। अब उसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा हार्ट। ठीक है, आप लोगों का हार्ट जो है वो कंटिन्यूअसली बीट करता रहता है। ठीक है, अब ऐसा क्या रीजन है उसको कंटिन्यूअसली बीट कर रहा है, उसका एक मेन पर्पस है कि वो जो हमारी बॉडी के इनसाइड में, हमारे ब्लड के इनसाइड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, हमारे एक ऑर्गन से लेकर दूसरे ऑर्गन को क्या करता है, उन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, उस मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या करता है कि हमारी बॉडी के डिफरेंट साइड से लेकर जाता है, कहां पर, किडनी के इनसाइड में, और किडनी क्या करती है, उन मेटाबॉलिक वेस्ट को फिल्टर कर देती है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोल देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है कि हमारी बॉडी के इनसाइड में ये डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज जो है वो चलती रहती है, और उन्हीं एक्टिविटीज की अगर हम बात करेंगे, उन्हीं एक्टिविटीज की फर्दर स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द आवर फर्स्ट चैप्टर एंड दैट्स वन इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट the digestion. So what is digestion? Okay, so first of all, and that is the digestion. Okay, so what is digestion? तो सबसे important question आता है कि digestion क्या है। ठीक है, अगर हम सिंपल सी बात करें तो देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी हम लोग फूड अपटेक करते हैं, ठीक है, तो वो फूड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और हमारी बॉडी की क्या अगर हम बात करेंगे, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो एलिमेंट्री कैनाल क्या करती है, उस फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उसको अपटेक नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल के इनसाइड में उस फूड का प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, उसी प्रोसेसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब वो जो डाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो उस डाइजेशन में होता क्या है, उस डाइजेशन के इनसाइड में होता ये है कि जो फूड के इनसाइड में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे, ओके, तो उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, किसके इनसाइड में, सिंपल में। ठीक है, तो सिंपल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल के इनसाइड में क्या होता है, उनका कन्वर्जन होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए, तो ये प्रोसेस क्या हो गई, इस प्रोसेस को हम लोगों ने बोल दिया डाइजेशन। ठीक है, इसके लिए और हमको क्या चाहिए, इस प्रोसेस को कैटालाइज करने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो ब्रेकडाउन है वो केमिकल रिएक्शन है, और अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन जो होती है बहुत स्लो होती है। ठीक है, और हमारी बॉडी के इनसाइड में मैक्सिमम फूड को अगर एब्जॉर्ब करना है तो इस ब्रेकडाउन को क्या करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंजाइम एक ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी के इनसाइड में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम की हम बात करेंगे तो एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन है, और एंजाइम्स क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस करते हैं। याद रखिएगा, एंजाइम ऑलवेज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन।
और इनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हुआ, सिंपल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, इसी प्रोसेस को हमने बोल दिया डाइजेशन। ओके, चलिए अब देखिए अब क्या होता है कि ये जो डाइजेशन की हम बात करेंगे तो इस डाइजेशन के टाइप की बात कर लेते हैं हम लोग, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, टाइप, तो टाइप की हम बात करेंगे तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइट के बेसिस पे हम लोग डाइजेशन को जो है जनरली क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो होल द प्रोसेस डाइजेशन की हम बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये प्रोसेस क्या होती है, बॉडी के आउटसाइड में होती है तो तब हम डाइजेशन को बोलते हैं एक्सटर्नल डाइजेशन। अगर यही प्रोसेस क्या होती है बॉडी के इनसाइड में होगी तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंटरनल डाइजेशन। याद रखिएगा, अगर बॉडी के आउटसाइड में डाइजेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल डाइजेशन। और अगर बॉडी के बाहर परफॉर्म हो रहा है, सॉरी अगर बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल डाइजेशन। ठीक है, तो क्या हो गया, डाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो डाइजेशन जो है वो 2 टाइप का हो गया। The first one is external and second one is internal. Okay, external digestion and internal digestion. तो external digestion की अगर हम बात करेंगे, digestion takes place outside the body and digestion takes place inside the body. Okay, तो यहां पर क्या होगा, जो digestion है it takes place आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, बॉडी के अगर बाहर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल डाइजेशन, और अगर बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल डाइजेशन। इट मींस टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। ओके, इनसाइड द बॉडी, दैट इज ओके। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसकी बात करते हैं, एक्सटर्नल डाइजेशन कहां होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने बच्चों इकोलॉजी के इनसाइड में डिस्कस किया होगा डीकंपोजर्स। ठीक है, तो मेनली अगर हम बात करेंगे जो डीकंपोजर्स होते हैं या फंजाई होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, उनके इनसाइड में क्या होता है, एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। एंड दैट्स वन इज, इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, डीकंपोजर्स। ओके, की लैंग्वेज में डीकंपोजर्स बोल सकते हो। अगर आप इंडिविजुअली बात करेंगे तो आप मोल्ड्स बोल सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे फंजाई बोल सकते हो या कुछ बैक्टीरिया बोल सकते हो। तो उनके केस में क्या होता है, आपका एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। ठीक है, देखिए होता क्या है इसके इनसाइड में। मान लीजिए कि अगर हम बात करेंगे यहां पर क्या है, ये कोई भी एक डेड टिश्यू है एंड दैट्स वन इज द, इट मे बी द एनिमल टिश्यू एंड इट मे बी द प्लांट टिश्यू। ओके, तो ये क्या है, कोई डेड टिश्यू है, ये डेड टिश्यू है, दिस वन इज द डेड टिश्यू। ये किसी भी डेड एनिमल का बॉडी है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, और यहां पर क्या है कि ये कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मान लीजिए दिस वन इज द बैक्टीरिया, दिस वन इज बैक्टीरिया। ठीक है, अब डेड टिश्यू की अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए एनिमल टिश्यू है, तो एनिमल टिश्यू की अगर हम बात करेंगे तो एनिमल टिश्यू में क्या क्या होता है, कोलेजन प्रोटीन होती है, इलास्टिन प्रोटीन होती है। ठीक है, एनिमल की अगर हम बात करेंगे तो ग्लाइकोजन प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, उन हैवी मॉलिक्यूल्स को अपटेक नहीं कर सकती। जब हैवी मॉलिक्यूल्स को अपटेक नहीं कर सकती तो क्या होगा, ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये बैक्टीरिया जो है अपने कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम को बाहर सिक्रीट करेगा। ठीक है, मान लीजिए आउटसाइड में क्या है, आउटसाइड के इनसाइड में है ग्लाइकोजन। अंडरस्टैंड, एनिमल टिश्यू है तो क्या होगा, ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो आउटसाइड में क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट है। बैक्टीरिया ने क्या किया, एक एंजाइम सिक्रीट किया जिसको हम लोग बोलेंगे एमाइलेज। ठीक है, तो इसने क्या किया, एमाइलेज सिक्रीट किया, और इस एमाइलेज की हम बात करेंगे तो ये ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज में।
अंडरस्टैंड? ठीक है, सेम यहां पर आ जाइए, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो ग्लाइकोजन भी क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल है, सिंपल है। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, इस ग्लूकोज को अपटेक कर लेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो मतलब क्या हो गया, एब्जॉर्ब भी हो गया। ठीक है, और क्या चाहिए हमको, और चाहिए हमको एंजाइम। ठीक है, तो यहां पर एंजाइम क्या है, अमाइलेज हो गया, दैट्स वन इज। ठीक है, अब यही प्रोसेस कहां हो रही है, ये बैक्टीरिया की बॉडी के बाहर में हो रही है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल डाइजेशन बोलेंगे, दैट्स वन इज। ठीक है, अब अगर यही प्रोसेस क्या हो जाए बॉडी के अंदर हो, मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदर होती है, यहां पर हो रही है, स्टमक के इनसाइड में हो रही है, या बकल कैविटी के इनसाइड में हो रही है, या स्मॉल इंटेस्टाइन के इनसाइड में हो रही है, तब उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंटरनल डाइजेशन। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइजेशन। चलिए अब इंटरनल डाइजेशन के टाइप की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब बॉडी के तो अंदर है, लेकिन यहां पे टू पॉसिबिलिटी है, या तो सेल के बाहर हो सकता है या सेल के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो इंटरनल डाइजेशन क्या होता है, इंटरनल डाइजेशन जो है वो होता है टू टाइप का। ठीक है, तो फर्स्ट वन की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट वन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेकंड वन क्या है, इंट्रा सेलुलर है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, ठीक है, ये क्या हो गए, टू टाइप का डाइजेशन हो गया। कहां पर, कि बॉडी के तो अंदर है, लेकिन क्या है, या तो सेल के बाहर है या फिर सेल के अंदर है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर प्रोसेस सेल के अंदर हो रही है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, फैगोसाइटोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, चलिए फैगोसाइटोसिस को समझ लेते हैं क्या है। आप लोगों ने अमीबा के इनसाइड में फैगोसाइटोसिस देखा होगा, दिस वन इज अमीबा। ओके, और इस अमीबा के इनसाइड में ये क्या है, लाइसोसोम है, दिस वन इज द लाइसोसोम। ठीक है, अब इस अमीबा के पास में क्या होता है कि मान लीजिए कोई फूड आया, ये तो ये क्या करता है, अमीबा जो है इस फूड को क्या करेगा, इस फूड को अपटेक करेगा, किसके थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, लाइक दिस। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस के थ्रू या पिनेकोसाइटोसिस के थ्रू क्या करता है, ये इस फूड को अपटेक कर लेगा। ठीक है, अपटेक कर लेगा। चलिए दिस वन इज, तो इसने ये स्लोली क्या कर रहा है, इसको इंगल्फ कर रहा है। ठीक है, बाद में क्या हुआ, ये क्या करता है, इसको कंप्लीटली इंगल्फ कर लेगा, ये इंगल्फ कर लिया। इंगल्फ करने के बाद में क्या हो गया, यहां पर एक वैक्यूल बन गया। ठीक है, और इस वैक्यूल को हम लोग बोलते हैं फैगोसोम। क्या बोलेंगे, फैगोसोम बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो फैगोसोम होता है, ये फैगोसोम क्या होता है, लाइसोसोम से फ्यूज्ड हो जाता है। ठीक है, और फ्यूज्ड होने के बाद में क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं फैगोलाइसोसोम। फैगोलाइसोसोम, लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया फैगोलाइसोसोम। तो ये क्या बन गया, फैगोलाइसोसोम बन गया। और इस फैगोलाइसोसोम के इनसाइड में क्या है, ये फूड प्रेजेंट है। अब आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल के स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के इनसाइड में लाइसोसोम पढ़ा होगा। तो इस लाइसोसोम के इनसाइड में क्या होते हैं, वेरियस टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये लाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, इस फूड को ब्रेक करते हैं। ठीक है, इस फूड को ब्रेक कर देंगे, तो ब्रेक करने के बाद में क्या होगा, ये जो है फूड जो है, इसके इनसाइड में जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो अपनी सिंपल फॉर्म के इनसाइड में आ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म के इनसाइड में आएंगे तो क्या होगा, अब क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, ब्रेक डाउन हुआ। डाइजेशन होने के बाद में ये हो गया, ये देखिए दिस वन इज, अब ये फूड क्या हो गया, स्मॉल स्मॉल पीसेस के इनसाइड में डिवाइड हो गया।
अब यहां पर जो सिंपल फॉर्म थी वो सिंपल फॉर्म क्या होती है, ये इस टाइप से आपका साइटोप्लाज्म के इनसाइड में डिफ्यूज हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और आपका जो वेस्ट होता है, ठीक है, जो वेस्टेज रह गया है, जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है, ये जो आपका बेकार वाला जो मटेरियल है, वो बेकार वाला जो मटेरियल होता है वो क्या होगा आपका, अब एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वो बॉडी से बाहर चला जाएगा, लाइक दिस। अब इसने क्या किया, इसको जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसको बाहर कर दिया, उसका इजेशन कर दिया। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ओके, फिर से समझ लीजिए कि यहां पर क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, यहां पर डाइजेशन जो हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, इनसाइड द सेल, सेल के इनसाइड में हो रहा है, ठीक है। बॉडी के तो अंदर है, लेकिन सेल के, बॉडी के भी अंदर है और सेल के भी अंदर है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो यहां पर इंट्रासेलुलर डाइजेशन किस टाइप से हो रहा है, यहां पर इंट्रासेलुलर डाइजेशन इस टाइप से हो रहा है, दिस वन इज द फूड, ठीक है। ये हमारा एक टाइप से आप बोल सकते हो कि यूनिसेलुलर सेल के इनसाइड में इंटरनल डाइजेशन किस टाइप से होता है, इसी टाइप से होगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा लाइसोसोम and this one is nucleus, okay, so like this। तो क्या हुआ, अमीबा के पास में फूड आया, ये अमीबा फूड के पास में गया, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। और इस अमीबा ने क्या किया, इसको एंडोसाइटोसिस के थ्रू, ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस बोलेंगे, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस के थ्रू इसने क्या किया, फूड को अपटेक कर लिया, फूड अपटेक हो गया, और इसने एक कैविटी बनाई, एक बैक्यूल बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं फैगोसोम। बाद में क्या होता है, लाइसोसोम और फैगोसोम क्या होंगे, फ्यूज्ड हो जाएंगे, और फ्यूज्ड होने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं फैगोलाइसोसोम। ओके, तो फैगोलाइसोसोम की फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद में क्या हुआ, एक्शन भी हुआ, एक्शन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। फूड क्या हो गया आपका, डाइजेस्ट हो गया, ब्रेक हो गया। इसके बाद में यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ इसेंशियल मटेरियल, इसेंशियल मटेरियल इनटू साइटोप्लाज्म, ठीक है। देखने जाए तो देख लीजिएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ इसेंशियल मटेरियल इनटू साइटोप्लाज्म। तो यहां पर क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म के इनसाइड में इसेंशियल मटेरियल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन भी हो गया, इसेंशियल मटेरियल साइटोप्लाज्म में चला गया। अब क्या बचा, नॉन इसेंशियल बचा, बेकार वाला बचा जिसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उस मटेरियल को क्या किया, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू उसको बाहर कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है, फैगोसाइटोसिस होती है, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो होता है, अब सवाल उठता है कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहां पर होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है आपका पोरीफेरा के इनसाइड में, स्पॉन्जेस में, निडेरियंस में एंड एनिडेरियंस में, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स की हम बात करेंगे, तो इसके एग्जांपल्स में यहां पर लिख देता हूं, दिस वन इज द एग्जांपल्स, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर के एग्जांपल्स की हम लोग बात करेंगे, तो स्पॉन्जेस हो गए या पोरीफेरल्स बोल सकते हैं आप, निडेरियंस हो गए, निडेरियंस बोल सकते हैं आप, ठीक है, एंड एनिडेरियंस, ठीक है। इन सबके इनसाइड में क्या होता है आपका, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के इनसाइड, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की हम बात करेंगे, देखिए यहां पर हमने क्या बोला था, इंट्रासेलुलर में बोला था इनसाइड द सेल, अब एक्स्ट्रा सेलुलर में बोलेंगे हम लोग आउटसाइड द सेल, ठीक है। कहां पर हो रहा है, सेल के बाहर हो रहा है लेकिन बॉडी के अंदर हो रहा है। अब सेल के बाहर है लेकिन बॉडी के अंदर है, तो कहां पर होगा, तो यहां पर एक स्पेसिफिक साइट होती है या लोकेशन होती है, उस लोकेशन को हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो बच्चों यहां पर क्या होगा कि यहां पर जो डाइजेशन होगा वो किसके इनसाइड में होगा, वो डाइजेशन होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इनसाइड, ठीक है।
तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इनसाइड में यहां पर क्या होता है, आपका डाइजेशन होगा। ठीक है, चलिए अब ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होता है ये होता है 2 टाइप का। दैट इज ओके, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड कंप्लीट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ द वर्टिब्रेट्स की हम बात करेंगे तो उनके केस में इनको जनरली हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो देखिए अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर सिंगल ओपनिंग है तो डाइजेशन कैसा हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। मतलब वहां पर क्या है कि पूरा जो अरेंजमेंट होता है इट जस्ट लाइक दिस, कुछ इस टाइप से। एक कैविटी है, बैलून के जैसा स्ट्रक्चर रहेगा ऑलमोस्ट, ठीक है, या बोतल की जैसा हो सकता है, पानी का जो बोतल होता है उसके जैसा हो सकता है ये, ठीक है। तो ये कैविटी है और यहां पर क्या है, आपका एक ही ओपनिंग है। अब इसी ओपनिंग को हम लोग या तो माउथ बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग एनस बोल सकते हैं, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ अपटेक ऑफ फूड, अगर इस टाइप का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और अगर फूड अपटेक हो रहा है तो उस टाइम इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस टाइम पर हम लोग इसको बोलेंगे माउथ। और फिर क्या होता है कि आफ्टर द डाइजेशन के बाद में क्या होता है, इसी ओपनिंग से ये फूड बाहर भी जा रहा है तो उस टाइम पर ये बिहेव करेगा कैसे, एनस के जैसे, ठीक है। तो अगर क्या होता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक ही ओपनिंग है, उसको आप माउथ भी बोल सकते हैं, उसको आप एनस भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप का अगर अरेंजमेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेशन। इट मींस द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैड सिंगल ओपनिंग। ओके, तो इनकम्प्लीट की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल है सिंगल ओपनिंग, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल के इनसाइड में क्या होता है, सिंगल ओपनिंग ही होती है, ठीक। चलिए ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कंप्लीट। तो यहां पर क्या है कि आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल हैज 2 ओपनिंग्स। तो यहां पर क्या है, एलिमेंट्री कैनाल्स की कितनी ओपनिंग्स हैं, 2 ओपनिंग्स हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल्स हैव 2 ओपनिंग्स। द फर्स्ट ओपनिंग और एंटीरियर ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ, दिस वन इज, एंड posterior most opening is called anus, this one is। तो क्या है कि यहां पर जो एलिमेंट्री कैनाल है उस एलिमेंट्री कैनाल के इनसाइड में 2 ओपनिंग होती है। फर्स्ट ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं माउथ और सेकंड ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं एनस। अगर इस टाइप की एलिमेंट्री कैनाल या इस टाइप की डाइजेस्टिव साइट होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेशन। ओके, चलिए अब एक और चीज, इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है वो है आपका एस हेलमिंथीज टू कॉर्डेटा, ये, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब हम लोग आपका एनिमल किंगडम की हम बात करेंगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के इनसाइड में आप लोगों ने पढ़ा है बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान जनरली एनिमल किंगडम में 3 टाइप का होता है। एक तो होता है सेल एग्रीगेट, दूसरा होता है ब्लाइंड सैक और तीसरा होता है आपका ट्यूब विद इन ए ट्यूब, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जहां भी आपका इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा, ठीक है, जहां भी इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा वहां पर जो बॉडी प्लान है वो कैसा होगा, ब्लाइंड सैक टाइप का होगा। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान वाले एनिमल्स के इनसाइड में डाइजेशन कैसा होता है, इनकम्प्लीट टाइप का होता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, स्टेट एग्जाम के इनसाइड में ये पूछा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्लीट की। थर्ड वन टाइप बॉडी प्लान कैसा है, थर्ड वन टाइप बॉडी प्लान है ट्यूब विद इन ए ट्यूब। तो याद रखिएगा कंप्लीट डाइजेशन मतलब यहां पर बॉडी प्लान कैसा है, ट्यूब विद इन ए ट्यूब। तो जहां भी ट्यूब विद इन ए ट्यूब होगा बॉडी प्लान वहां पर कैसा होगा, कंप्लीट होगा। अब इसके इनसाइड में भी आपको पता है ट्यूब विद इन ए ट्यूब 2 टाइप होते हैं, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स,
या प्रोटोस्टोमेट, ड्यूरोस्टोमेट। तो प्रोटोस्टोमेट मतलब जिनमें माउथ पहले डेवलप होता है एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोस्टोमेट। और जिनमें एनस पहले डेवलप होता है उनको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोमेट्स। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्दर ह्यूमन डाइजेशन। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेशन की बात करेंगे या फिर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ओके, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आप लोग समझ लीजिए कि ह्यूमन डाइजेशन किस टाइप का होता है। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ह्यूमन डाइजेशन कैसा है। ह्यूमन डाइजेशन जो है फर्स्ट वन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे और आउटसाइड द सेल है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया। एक्स्ट्रा सेलुलर की अगर हम बात करते हैं तो कहां पर है, एलिमेंट्री कैनाल के इनसाइड में है। तो अगर एलिमेंट्री कैनाल के इनसाइड में है, ठीक है, तो उसमें भी टू टाइप का है, कंप्लीट या इनकम्प्लीट। तो यहां पर क्या है, आपका कंप्लीट टाइप का डाइजेशन है। रीजन क्योंकि हम लोगों की जो एलिमेंट्री कैनाल है, उस एलिमेंट्री कैनाल के इनसाइड में माउथ भी प्रेजेंट है, उस एलिमेंट्री कैनाल के इनसाइड में एनस भी प्रेजेंट है। तो माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए ह्यूमन डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड कंप्लीट टाइप। ठीक है, अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट वन इज फूड हैबिट। हम लोगों की फूड हैबिट कैसी है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर हम बात करेंगे इकोलॉजी के इनसाइड में डिफरेंट टाइप की फूड हैबिट्स पढ़े होंगे। मेनली अगर हम बात करेंगे तो आपका कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ठीक है, हर्बीवोरस, इस टाइप की। हम लोग अगर हम बात करते हैं कि जैसे हम लोग अपनी सोसाइटी के अगर हम लोग बात करते हैं या डिस्कशन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि या कुछ हम लोगों में जैसे ग्रुप है तो उसमें से कोई बोलता है अरे नहीं मैं तो वेजिटेरियन हूँ, दूसरा बोलता है मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल्स है। अगर हम लोग साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इनका कोई मीनिंग नहीं है, कोई वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन इस टाइप का कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो वेजिटेरियन मतलब हर्बीवोरस। अगर हम लोग इकोलॉजी की लैंग्वेज में बात करेंगे तो कोई अगर अपने आप को बोलता है कि मैं हर्बीवोरस मैं वेजिटेरियन हूं, तो मतलब वो कैसा है, हर्बीवोरस टाइप का हो गया। ठीक है, तो अगर हम टेक्निकली बात करें तो ह्यूमंस के इनसाइड में जो फूड हैबिट है वो कैसी है, ओमनीवोरस टाइप की है। ओमनीवोरस मतलब आपका कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो क्या करे, फूड और प्लांट, ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। कंज्यूमर की अगर हम बात करेंगे आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है, उन सब के ऊपर अगर फीड करता है या टॉप मोस्ट लेवल का अगर कोई कंज्यूमर है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम लोग कैसे हैं, ओमनीवोरस हैं। ठीक है, जितना भी टाइप का प्लांट हो सब खा जाता है, एनिमल भी नहीं छोड़ते हैं। चाइना वाले तो चमगादड़ भी खाया था, उनकी वजह से क्या हो रहा है, आपका कोविड-19 स्प्रेड हो गया है, हम लोग को ऑनलाइन क्लास लेना पड़ रहा है, आप लोग को ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट अंडरस्टैंड। तो ये हो जाएगा। चलिए ह्यूमन डाइजेस्टिव की अगर हम बात करेंगे तो सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। ऑर्गन्स, ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और ऑर्गन्स की अगर हम बात करेंगे तो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिवाइड करेंगे इनटू द टू पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट क्या हो गया, पहला पार्ट जो हो गया वो हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल। क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और दूसरा पार्ट हो गया आपका एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड या फिर आप इनको एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड भी बोल सकते हैं। तो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ये हो गए, दिस वन इज। ठीक है, चलिए तो एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के इनसाइड में देखिए क्या क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करेंगे तो माउथ से स्टार्टिंग होती है। एलिमेंट्री कैनाल की कहां से स्टार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके एंड होता है। ओके, चलिए देखिए, दिस वन इज माउथ। तो ये क्या हो गया, माउथ हो गया। तो माउथ से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहां पर हो रहा है, ये है एनस।
दिस वन इज एनस, और एनस पे जाके एंड होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल की हम बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों के इनसाइड में कैसा है, कंप्लीट टाइप का डाइजेशन है, इसलिए माउथ भी प्रेजेंट होगा और एनस भी प्रेजेंट होगी। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, माउथ से स्टार्ट हुई और एनस तक गई। अब इसके बीच में क्या क्या है, ठीक है, माउथ के बाद में आता है ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद में आता है फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स के बाद में आता है ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस के बाद में आता है स्टमक, स्टमक के बाद में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आती है लार्ज इंटेस्टाइन। ये ओके, तो माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो गया, ठीक है। अब यहां की बात करते हैं। देखिए ये जो स्पेस देख रहे हैं आप, ये जो कैविटी देख रहे हैं, इसी कैविटी को हम लोग बोलते हैं ओरल कैविटी। दिस वन इज कॉल्ड ओरल कैविटी एंड दिस वन इज आल्सो नोन एज बकल कैविटी, ठीक है। ये जो रीजन आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो रीजन है, इसी रीजन को हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड फेरिंग्स, ओके। ये जो पार्ट है, ये जो आप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक मस्कुलर ट्यूब जो देख रहे हैं, इस मस्कुलर ट्यूब को ही बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है। यहां पर आप ये बैग के जैसा स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये जे शेप का जो बैग है, ठीक है, इस बैग को हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड स्टमक, ठीक है। यहां पर ये जो कॉइल्ड वाला जो पार्ट है, ये इस स्क्वायर के इनसाइड में ये जो कॉइल्ड वाला पार्ट है, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। ये वाला जो लार्ज, ये जो पार्ट देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। यहां पर ये जो एक थोड़ा सा वाइट वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रेक्टम, ये रेक्टम हो गया, दैट इज, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट डिफरेंट साइड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस के थ्रू क्या होता है, ये आउटसाइड में ओपन हो जाती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड की हम बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग, ठीक है, पोरिंग नेचर मतलब पोरिंग की टाइमिंग क्या है, जब आप फूड अपटेक करते हैं तो कौन सी ग्लैंड का सिक्रीशन पहले होगा, तो उसके सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आपसे क्या आ जाए, सीक्वेंस अरेंज करने के लिए आ जाए, ठीक है। तो देखिए एक्सेसरी ग्लैंड, तो सबसे पहले जो है क्या होता है, आपका फूड हम लोग माउथ में अपटेक करते हैं तो क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करती है, ठीक है। जैसे कोई भी पड़ोस वाला घर था, उसमें से क्या चिकन का एक बढ़िया सा स्मेल आ रहा है, ठीक है, और आपके नोज के इनसाइड में वो चिकन की स्मेल जैसे ही गई, तो वैसे क्या हुआ, आपके माउथ में जो है वो पानी आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। आप सड़क पे जा रहे हैं, सामने देखा एक मिस्टी शॉप और वहां पर बहुत अच्छा सा ब्यूटीफुल सा बड़ा बड़ा सा रसगुल्ला दिखाई दे रहा है, देखते हैं आपके मुंह में पानी आ गया। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने फूड देखा या फूड आपके माउथ में गया, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सलेवरी ग्लैंड जो होती है वो क्या करते हैं, सिक्रीशन स्टार्ट करती है, एंड दिस वन इज, तो यहां पर क्या है, सलेवरी ग्लैंड। तो सबसे पहले कौन सी ग्लैंड्स आएंगी, सबसे पहले आती है आपकी सलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है। सलेवरी ग्लैंड्स की हम बात करेंगे तो माउथ के बाद में फूड कहां पहुंचेगा, फूड पहुंचेगा यहां पर स्टमक के इनसाइड में, और स्टमक के इनसाइड में क्या होता है, स्टमक के इनसाइड में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट वन की बात करते हैं, क्या है, फिर लीवर, लीवर हो गया, लीवर के बाद में पैंक्रियास, पैंक्रियास आता है,
और पैंक्रियाज के बाद में आता है आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं क्रिप्स ऑफ लाइबरकुहेन, ये आती है। सो दैट इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, क्या क्या है, माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ग्लैंड्स की बात करेंगे, सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियास एंड फाइनली इंटेस्टाइनल ग्लैंड। सो दैट इज ऑल अबाउट इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करते हैं। Okay, now the structure of alimentary canal. Structure of alimentary canal. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, 6 to 7.5 मीटर long muscular tube with variable diameter। ओके, तो क्या है एलिमेंट्री कैनाल, क्या है, एक 6 से लेकर 7.5 मीटर लॉन्ग एक मस्कुलर ट्यूब है जिसका डायामीटर कैसा है, जिसका डायामीटर वेरिएबल है। ओके, देख लीजिए यहां पर आपको दिख जाएगा। अगर हम लोग यहां पर बात करें तो डायमीटर क्या है, बकल कैविटी के इनसाइड में डायमीटर क्या हो गया, ज्यादा है। ईसोफेगस की अगर हम बात करेंगे तो डायमीटर क्या है, देखिए बहुत कम है। ठीक है, अब उसके बाद में हम कहां पहुंचते हैं, स्टमक में पहुंचते हैं। डायमीटर क्या हो गया, फिर से बहुत ज्यादा हो गया। डायमीटर क्या हो गया, फिर से ज्यादा हो गया। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाओ। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया, डायमीटर फिर से कम हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाओ, डायमीटर क्या हो गया, फिर बढ़ गया। ठीक है, तो क्या है कि वेरिएबल डायमीटर है, कहीं कहीं पर डायमीटर बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं पर डायमीटर क्या है, बहुत कम है। तो क्या है, 6 to 7.5 मीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है। ठीक है, और जिसका डायमीटर कैसा है, वेरिएबल है। ओके, चलिए ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल है 2 ओपनिंग। तो एंटीरियर ट्रांसवर्स ओपनिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका माउथ, और एक पोस्टीरियर ओपनिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं एनस। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है या फिर मेरा जो एलिमेंट्री कैनाल है या हम लोगों का जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसके इनसाइड में 2 ओपनिंग है। ओके, एक है आपका एंटीरियर ट्रांसवर्स ओपनिंग। कैसा है, एंटीरियर ट्रांसवर्स ओपनिंग। देख लीजिए, ये एंटीरियर एक्सिस हो गया, तो ये ट्रांसवर्स है, तो एंटीरियर ट्रांसवर्स ओपनिंग दिस वन इज। तो एंटीरियर ट्रांसवर्स ओपनिंग। और दूसरा जो है वो कैसा है, पोस्टीरियर सर्कुलर ओपनिंग। ठीक है, पोस्टीरियर सर्कुलर ओपनिंग, देखिए सर्कुलर है। ठीक है, तो एंटीरियर ट्रांसवर्स ओपनिंग को बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माउथ। ओके, और पोस्टीरियर की अगर हम बात करेंगे तो पोस्टीरियर वाली को हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एनस। ठीक है, ये हो गया। अंडरस्टैंड। एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल स्पेशली मेड अप फ्रॉम द स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो कैसी है, मेड अप फ्रॉम स्मूथ मसल्स। अच्छा, स्मूथ मसल से मेड अप है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट हम लोग बात करेंगे, दिस वन इज ओरिजिन। ओरिजिन कैसा है, एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन कैसा है,
तो एलिमेंट्री कैनाल का जो ओरिजिन है वो टू टाइप का है। एलिमेंट्री कैनाल का जो एंटीरियर पार्ट है, उस एंटीरियर पार्ट का ओरिजिन है एक्टोडर्मल। कहने का मतलब यह है कि आपका ये जो बकल कैविटी वाला जो पार्ट है, इस बकल कैविटी के पार्ट का ओरिजिन कैसा है, एक्टोडर्मल है। ओके, उसके बाद में जो आपका मिडिल एंड पोस्टीरियर पार्ट है या फिर जो रेस्ट है, रेस्ट पार्ट जो है एंटीरियर पार्ट का ओरिजिन कैसा हो गया, एक्टोडर्मल है। और उसके बाद का जो रेस्ट पार्ट बचता है उसका ओरिजिन कैसा होता है, उसका ओरिजिन है एंडोडर्मल। ओके, तो ओरिजिन कैसा हो गया, ओरिजिन हो गया एक्टो एंडोडर्मल टाइप। ठीक है, कभी कभी यहां से आपका एक क्वेश्चन पूछता है, ये पूछता है कि आपका जो इनेमल है, टीथ का जो इनेमल होता है उसका ओरिजिन कैसा होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये आपका एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। रीजन, क्योंकि इसको एक्टोडर्मल ओरिजिन की सेल जो होती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्लियोब्लास्ट सेल बोलते हैं। एम्ब्लियोब्लास्ट सेल्स क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्मल। ठीक है, कभी कभी आपका ऑड वन आउट आता है जिसमें सैलिवरी ग्लैंड दिया रहता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड दिया रहता है, पैंक्रियाज दिया रहता है, लीवर दिया रहता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैंक्रियाज, लीवर सबका ओरिजिन कैसा है, एंडोडर्मल है। और सैलिवरी ग्लैंड का ओरिजिन कैसा हो जाता है, आपका एक्टोडर्मल हो जाता है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इस ओरिजिन को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जो ये सैलिवरी ग्लैंड वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है। ठीक है, एआईपीएमटी के इनसाइड में, इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। एक्टो एंडोडर्मल टाइप का ओरिजिन होता है किसका, हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। ओके, चलिए, जो एलिमेंट्री कैनाल के अगर हम स्ट्रक्चर की स्टडी की बात करेंगे तो सबसे पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ओरल कैविटी, जिसके इनसाइड में क्या क्या आता है, जिसके इनसाइड में आते हैं आपके टीथ, टंग और पैलेट एंड माउथ। ठीक है, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे फेरिंक्स, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसोफेगस, उसके बाद में स्टमक, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज ओके। चलिए, नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्दर। तो माउथ एनस हो गया है, तो सीधा हम लोग स्टार्ट करेंगे अब कहां से, ओरल कैविटी से। ओके, चलिए देखिए, सो ओरल कैविटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओरल कैविटी, ठीक है, ओरल कैविटी की अगर हम बात करेंगे तो ओरल कैविटी के इनसाइड में जो हम लोग को डिस्कस करना है, सबसे पहले डिस्कस करना है हमको पैलेट, पैलेट वाला पार्ट। उसके बाद में हम लोग को डिस्कस करना है टीथ, और टीथ के बाद में हम लोग को डिस्कस करनी है टंग। तो ये थ्री पार्ट जो है हम लोग को डिस्कस करने हैं किसके इनसाइड में, ओरल कैविटी के इनसाइड। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो है आपका पैलेट की बात करते हैं। पैलेट, पैलेट की अगर हम बात करेंगे तो आपका क्या है, ये जो रूफ होती है, रूफ ऑफ बकल कैविटी, जो बकल कैविटी की रूफ है उसको हम लोग बोलते हैं पैलेट। चलिए यहां पर आ जाते हैं। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट जो मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, दिस वन इज एंड दिस वन इज कॉल्ड द पैलेट। तो ये हो गया आपका पैलेट। ओके, अब ये जो पैलेट जो होता है इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं किसके इनसाइड में, ये आपका टू पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं हार्ड पैलेट, और दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। तो क्या हो गया, हार्ड पैलेट हो गया और दूसरा क्या हो गया, सॉफ्ट पैलेट हो गया। तो हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, ये जो हार्ड वाला जो पार्ट है इसका रीजन क्या होता है कि यहां पर जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
पैलेटाइन बोन। तो यहां पर क्या होती है, पैलेटाइन बोन प्रेजेंट होती है, इसलिए क्या होता है कि ये जो फर्दर रीजन है वो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट बोलते हैं। तो यहां पर ये यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट होगा ये दिस वन इज दैट इज कॉल्ड द हार्ड पैलेट, ठीक है। और इसके पीछे वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो सॉफ्ट पैलेट की हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा, व्हाई इट इज सॉफ्ट, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बोन। तो यहां पर क्या होता है, बोनी पार्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं आपका सॉफ्ट पैलेट। चलिए थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो हार्ड पैलेट है, उस हार्ड पैलेट का जो रूफ है, ठीक है, आप उसको अपनी टंग से फील कर सकते हैं। तो जब आप अपनी टंग को ऊपर लेकर जाएंगे तो यहां पर क्या होता है कि आपकी टंग पर कुछ इस टाइप के कुछ प्रोसेसेस प्रेजेंट हैं, लाइक दिस। आप फील कर सकते हैं अपनी टंग से, इजीली सबको मिल जाएगा। और उसके मिडिल में यहां पर एक लाइन है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये जंक्शन है किसका, बोथ पैलेटाइन बोन का, दोनों पैलेटाइन बोन जो है यहां पर आके ज्वाइंट करते हैं। और उसके दोनों साइड में क्या है आपका, ये इस टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड पैलेटाइन रिगी। क्या बोलते हैं, पैलेटाइन रिगी बोलते हैं। तो ये क्या है आपका ट्रांसवर्स प्रोसेसेस है, किसकी, हार्ड पैलेट की। सो दीज आर द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, ठीक है। तो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ हार्ड पैलेट इज कॉल्ड पैलेटाइन रिगी। अंडरस्टैंड, ये हो गया, ठीक है। सब लोग अपनी टंग से फील कर लीजिए, फील कर सकते हैं, जिनके पास नहीं होगा हो सकता है उनका डिफेक्ट हो कुछ, ठीक है। तो सब लोग चेक कर लीजिए किसी के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो ये हो गया, तो पैलेटाइन रिगी हो गया हमारा। अब आते हैं सॉफ्ट पैलेट। तो सॉफ्ट पैलेट की हम बात करेंगे तो आप लोगों ने सबसे बेस्ट एग्जांपल है सॉफ्ट पैलेट को आइडेंटिफाई करने का, आप लोगों ने स्ट्रेप्सिल्स का एग्जांपल देखा होगा। वहां पर क्या होता है कि एक बैक्टीरिया पेंडुलम की तरह से झूला झूलता रहता है, देखा होगा ना, ठीक है। तो वो जो पेंडुलम के जैसा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस पेंडुलम वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं यूबुला, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, एक हैंगिंग फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, हैंगिंग फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूबुला, ठीक है। अब इसका यूबुला का काम क्या होता है, यूबुला का स्पेशली काम ये है क्योंकि हमारी ये जो नजल कैविटी है ये कहां पर ओपन हो रही है, फेरिंक्स में जाके ओपन हो रही है, ठीक है। तो यूबुला क्या करता है कि जब फूड स्वेलो हम लोग करते हैं तो यूबुला क्या करता है, हमारे जो इंटरनल लेयर्स हैं उन इंटरनल लेयर्स को कवर करता है एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग ऑफ फूड, ठीक है। तो मेनली अगर हम बात करेंगे तो यूबुला क्या करता है, कवर इंटरनल लेयर्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड। जब हम फूड स्वेलो करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, ये यूबुला इंटरनल लेयर्स को कवर करता है जिससे फूड क्या हो हमारी नेजल कैविटी के इनसाइड में एंटर ना कर पाए। दैट इज द फंक्शन, ओके, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया हमारा रूफ ऑफ बकल कैविटी, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट्स वन इज टीथ। टीथ की हम बात करेंगे तो यहां से जनरली अगर आप डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन के केस में टीथ से भी आपका क्वेश्चन पूछने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। देखिए टीथ, टीथ, ओके। तो टीथ की बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले टीथ के क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। वैसे टीथ का फंक्शन क्या होता है, दे आर द हार्ड स्ट्रक्चर्स फॉर द कटिंग, क्रशिंग एंड टीयरिंग ऑफ फूड या ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ठीक है। तो मेनली अगर हम बात करेंगे तो क्या है, दीज आर द हार्डेंड स्ट्रक्चर
for cutting, tearing, crushing or grinding of food. That's one is. ठीक है, फूड को क्रश करने के लिए, फूड को टीयर करने के लिए, कट करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए जो आपके हार्डेंड स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं टीथ। अभी मैंने आपको बताया था ओरिजिन कैसा होता है। जनरली ओरिजिन कैसा है? जनरली ओरिजिन है आपका एक्टोडर्मल, दिस वन इज, ठीक है, एक्टोडर्मल एंड मीजोडर्मल। व्हाट इज द एक्टोडर्मल एंड मीजोडर्मल? ठीक है, उसका रीजन ये है क्योंकि एक्टोडर्मल की अगर हम बात करेंगे, इनेमल वाला जो पार्ट होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, ठीक है, और डेंटाइन वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। तो ये हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग पहले क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ की बात कर लेते हैं। पहले टीथ को क्लासिफाई कर लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों को ह्यूमन टीथ का ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, किसके बेसिस पर? ओरिजिन के बेसिस पर, ठीक है। तो ओरिजिन के बेसिस पर जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? टू टाइप के होते हैं। टीथ कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वन इज मोनोफायोडोंट, फर्स्ट वन इज मोनोफायोडोंट एंड सेकंड वन इज डाइफायोडोंट, ओके। तो मोनोफायोडोंट और डाइफायोडोंट। मोनोफायोडोंट की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है? अराइज वंस इन लाइफ, ठीक है, मतलब लाइफ में एक ही बार अराइज होते हैं। और यहां पर क्या होता है आपका? अराइज ट्वाइस इन लाइफ, मतलब लाइफ के इनसाइड पे टू टाइम अराइज होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोनोफायोडोंट एंड डाइफायोडोंट। अब इसके बाद में आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि आउटर मॉर्फोलॉजी कैसी है, ठीक है। तो आउटर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर टीथ जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं होमोडोंट और एक को हम लोग बोलते हैं हेटेरोडोंट। तो होमोडोंट एंड हेटेरोडोंट। अब देखिए, होमोडोंट अगर क्या है, मॉर्फोलॉजी एक जैसी है, जैसे ये हो गए, अगर देखिए मार्कर की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये, तो ये सारे के सारे क्या है? एक जैसे हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे आपका क्या हो गया? दिस वन इज कॉल्ड द होमोडोंट। एक ही टाइप के दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको अगर ऐसे कर दूं, ये आपका हो गया, तो अब क्या है? आपके टू टाइप के टीथ हो गए। देखिए, एक में क्या है? कैप है, एक में कैप नहीं है। तो ये क्या हो गए? टू डिफरेंट टाइप के टीथ हो गए। इसी को हम लोग बोलेंगे हेटेरोडोंट, ठीक है। तो अगर एक ही टाइप की मॉर्फोलॉजी होती है, अगर सेम टाइप के टीथ होते हैं तो बोलते हैं होमोडोंट, और अगर डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोडोंट, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है आपका? सेम टाइप ऑफ टीथ। टीथ कैसे हैं? सेम टाइप के हैं। और यहां पर क्या होता है? हेटेरोडोंट के केस में यहां पर क्या होता है? डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, अगर डिफरेंट टाइप के होंगे तो बोलेंगे हेटेरोडोंट, और अगर सेम टाइप के होंगे तो बोलेंगे होमोडोंट, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पोजीशन के बेसिस पर, पोजीशन के बेसिस पर टीथ कितने टाइप के होते हैं ये भी देख लीजिए आप। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के बेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पोजीशन के बेसिस पर टीथ जो होते हैं वो फॉलोइंग टाइप के होते हैं, फॉलोइंग थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्रोडोंट, second one is
pleurodont, and third one is thecodont. That is okay. अब अगर क्या होता है, टीथ प्रेजेंट एट फ्री सरफेस ऑफ जॉ, कहां पर प्रेजेंट है, फ्री सरफेस पर प्रेजेंट है, तो फ्री सरफेस ऑफ जॉ, अगर जॉ की फ्री सरफेस पर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं एक्रोडोंट। एक्रोडोंट की हम बात करेंगे तो लाइक दिस, ये मान लीजिए आपका जॉ हो गया या फिर ये जॉ बोन हो गई, ठीक है, और उस जॉ बोन पर आपका ये इस टाइप से अगर टीथ प्रेजेंट है तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्रोडोंट। ओके, चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं प्लूरोडोंट की, बात करते हैं। तो यहां पर टीथ क्या होते हैं, इनर साइड ऑफ जॉ, ठीक है, जॉ की इनर साइड पर प्रेजेंट होते हैं। तो मान लीजिए कि अगर ये जॉ हुआ, दिस वन इज जॉ बोन, ठीक है, और ये अगर इसका इंटरनल पार्ट है, ये मान लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो यहां पर ये आपका इस टाइप से टीथ अगर प्रेजेंट है, ये टीथ हो गया, तो अगर इस टाइप का अरेंजमेंट है तो उसको बोलेंगे प्लूरोडोंट। ये जॉ हो गया, जॉ बोन है, तो ये आउटर साइड हो गई, ये इनर साइड हो गई, इस टाइप से टीथ अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं प्लूरोडोंट, ठीक है। दूसरी चीज, अगर क्या होता है, टीथ मेनली अगर हम बात करेंगे, टीथ जो होते हैं फिट इनटू ए वेल डेवलप्ड सॉकेट ऑफ जॉ। अगर जॉ के एक वेल डेवलप्ड सॉकेट के इनसाइड में अगर टीथ फिट हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं थीकोडोंट। मान लीजिए ये आपका एक जॉ के इनसाइड में कैविटी था, ये जॉ हो गया, ठीक है, और उस जॉ के इनसाइड में ये हमारा टीथ प्रेजेंट है, ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, दिस वन इज आवर टीथ, ये टीथ हो गया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा थीकोडोंट। तो यहां पर ये टीथ है और ये क्या हो गया, जॉ हो गया, यहां पर ये टीथ है, ये क्या हो गया, जॉ हो गया, और यहां पर ये टीथ है और ये क्या हो गया, जॉ हो गया। ओके, तो इस टाइप के अगर टीथ होते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के बेसिस पर टीथ जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट एंड थीकोडोंट। Now, after the on the basis of position, now the next one type of teeth, on the basis of arrangement of enamel and dentine. ओके, enamel और dentine के अरेंजमेंट के बेसिस पर कैसे होता है, देखिए इस टाइप की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जो सबसे फर्स्ट टाइप का जो टीथ आता है वो आता है आपका बूनोडोंट। ओके, बूनोडोंट के बाद में आता है, तो फर्स्ट वन इज बूनोडोंट, सेकंड वन इज लोफोडोंट, ठीक है, थर्ड वन इज सीकोडोंट एंड सेलिनोडोंट। ओके, तो ये 3 टाइप के टीथ हो गए, बोनोडोंट, बूनोडोंट, लोफोडोंट, सीकोडोंट एंड सेलिनोडोंट। बूनोडोंट, तो इसके इनसाइड में क्या होते हैं, स्मॉल ब्लंट कस्प, ठीक है, स्मॉल ब्लंट कस्प। कस्प की हम बात करेंगे तो आपका जो मार्जिन होते हैं, टीथ के जो कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, ये एजेस जो होते हैं, तो वो अगर कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और टीथ कैसे होते हैं, ब्लंट होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बूनोडोंट। जनरली ह्यूमन के इनसाइड में इस टाइप के टीथ होते हैं। लोफोडोंट, ठीक है, इंट्रिकेट फोल्डिंग ऑफ इनेमल,
अगर इनेमल के इनसाइड में इंट्रिकेट फोल्डिंग अगर होती है, आपका टर्निंग होती है, ठीक है, तो उस टाइप के टीथ को हम लोग बोलते हैं आपका लोफोडोंट। और किसके इनसाइड में होता है आपका टस्क ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट के जो टस्क होते हैं वो किसका एग्जांपल होते हैं, लोफोडोंट का होते हैं। सीकोडोंट, सीकोडोंट की बात करते हैं तो पॉइंटेड कस्प कैसे होते हैं, पॉइंटेड कस्प होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका जो कार्निवोरस एनिमल्स है उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि उनके जो टीथ होते हैं पॉइंटेड होते हैं, एंड इट्स एबल टू टियर द फ्लेश, फ्लेश को टियर करने में, जो या मसल्स को टियर करने में एबल होते हैं। तो उस टाइप के जो टीथ होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आपका सीकोडोंट, ठीक है। और यहां पर क्या आता है, सेरिनोडोंट की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है आपका श्रीजेंट टाइप ऑफ टीथ, ठीक है, श्रीजेंट टाइप। तो श्रीजेंट टाइप की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि आपका सीजन की तरह ये शार्प होते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं उनके इनसाइड में आपका ये टीथ प्रेजेंट होते हैं, तो उनके जो कस्प होते हैं वो थोड़ा सा क्या होते हैं, शार्पली प्रेजेंट होते हैं, और टीथ जो होते हैं वो थोड़ा सा क्या होता है आपका आउटसाइड में, ठीक है, आउटसाइड की तरह कुछ इस टाइप से निकले रहते हैं बाहर की तरफ। हर्बीवोरस एनिमल्स में आप लोगों ने अगर किसी रुमिनेंट को अगर ग्रेजिंग करते हुए देखा हुआ तो आप लोगों ने देखा होगा जब वो घास खाता है तो घास को ऐसे कट करता है कि जैसे किसी सीजर से आपने क्या कर दिया है, उस घास को कट किया हुआ है। तो इस टाइप के अगर टीथ होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं श्रीजेंट टाइप टीथ। ओके, तो ये आपका हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट, ठीक है, लाइक पोजीशन, अरेंजमेंट ऑफ इनेमल्स एंड अराइजिंग एंड मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन टीथ की, ठीक है। अब ह्यूमन टीथ के बारे में आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि कौन कौन से टर्म हम लोग यूज करेंगे, तो अब आप उसको इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए, अब जो ह्यूमन टीथ हैं, ह्यूमन टीथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ह्यूमन टीथ जो होता है वो कैसे होते हैं, सबसे पहले हेटेरोडोंट होते हैं, ये हेटेरोडोंट बाद में देखेंगे। बूनोडोंट होते हैं, बूनोडोंट टाइप के होते हैं, ठीक है। थीकोडोंट टाइप के होते हैं, मोनोफायोडोंट टाइप के होते हैं, मोनोफायोडोंट होते हैं, ठीक है। डाइफायोडोंट होते हैं, मोनोफायोडोंट, डाइफायोडोंट, ठीक है। इसके बाद में आपका होता है हेटेरोडोंट। कैसे होते हैं, हेटेरोडोंट, ठीक है। अब अगर जो हेटेरोडोंट टाइप के जो टीथ है, देखिए सबको हम लोग बता दिया है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बूनोडोंट, स्मॉल कस्प एंड ब्लंट टीथ जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बूनोडोंट। जो आपका सॉकेट के इनसाइड में अच्छे से फिट रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं थीकोडोंट। जो लाइफ में एक बार अराइज होते हैं उनको बोलते हैं मोनोफायोडोंट। जो लाइफ में 2 टाइम अराइज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डाइफायोडोंट। अच्छा, एक और चीज, मोनोफायोडोंट इज आल्सो नोन एज द परमानेंट टीथ, डाइफायोडोंट इज आल्सो नोन एज द टेम्पररी टीथ और मिल्किंग टीथ, ठीक है। हेटेरोडोंट। अब टीथ की हम बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, हेटेरोडोंट होते हैं। अगर हेटेरोडोंट है तो मतलब मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब अगर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट है तो सबसे पहले आता है आपका इंसीजर, ओके। इंसीजर के बाद में आता है, पहला हो गया इंसीजर, दूसरा हो गया कैनाइन, तीसरा हो गया प्रीमोलर एंड चौथा हो गया मोलर। तो ये 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। इंसीजर की अगर हम बात करेंगे तो इंसीजर को हम लोग यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कटिंग। तो कटिंग के पर्पस से यूज करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कटिंग टीथ बोलते हैं, ओके। कैनाइन को हम लोग टीयरिंग के पर्पस से यूज करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीयरिंग टीथ बोलते हैं, टीयरिंग के पर्पस से। प्रीमोलर और मोलर जो है वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, क्रशिंग के लिए यूज कर रहे हैं और ग्राइंडिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो क्रशिंग और ग्राइंडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए इनको हम लोग ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं, दैट्स ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा।
चलिए अब यहां से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स वन इज डेंटल फॉर्मूला। ओके, डेंटल फॉर्मूला। हमारा जो टीथ, हमारा जो जॉ है ये इस टाइप से। अब हम लोगों के इनसाइड में क्या है, आपका कौन सी सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो इट मींस क्या होता है कि हमारा जॉ भी जो है वो टू पार्ट में डिवाइड होता है, टू हाफ में डिवाइड होता है। ठीक है, तो जो डेंटल फॉर्मूला है वो रिप्रेजेंटेशन होता है एक साइड का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्या है, 2 1 2 3 2 1 2 3। तो 2 1 2 3 की अगर हम बात करेंगे तो ये जो 2 1 2 3 जो है वो इस साइड का है, ये इस साइड का नंबर है। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए ये लोअर जो है तो अपर जो के लिए भी सिमिलर अरेंजमेंट होगा। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 1 2 3। तो एक को आप अपर जो मान सकते हैं, दूसरे को आप लोअर जो मान सकते हैं। तो अपर जो एंड लोअर जो। दूसरी चीज 2 हाफ, एक हाफ ये है, एक हाफ ये है, मतलब क्या होगा, 2 हाफ हो गए तो इनटू 2। ठीक है, अब मैथमेटिक्स यहां पर यूज नहीं करना है। पता चला कि आपने क्या किया, मैथमेटिक्स यूज कर दिया। ठीक है, बॉटमॉस रूल लगा दिया, नहीं वो नहीं लगाना है, कुछ नहीं है। कितना हुआ, 2 1। ठीक है, तो 2 1 3 2 5 एंड 8। तो 8 अपॉन 8 इंटू 2। ठीक है, कितना हो गया, 16 बाई 16 इज इक्वल टू 32। दैट इज ओके। तो यहां पर क्या करना है आपको, इस टाइप से यहां पर मैथमेटिक्स ज्यादा यूज नहीं करना है, ऊपर वाला ऊपर रखना है, नीचे वाला नीचे रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस टाइप से आप कैलकुलेट करते हैं। एंड दिस वन इज द एडल्ट। तो ये हो गया एडल्ट का टीथ नंबर। एडल्ट के इनसाइड में टोटल कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं। और ये आपका हो गया एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, अभी बात यहां पर खत्म नहीं हुई। ठीक, एडल्ट तो बहुत एक सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स अगर आपसे पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है कि 17.5 ईयर के इनसाइड में आपका जो डेंटल फॉर्मूला है वो क्या होगा। एज नहीं दिया है, एज नहीं दिया है तो क्या दिया है, एक 3 एज का लड़का है या लड़की है उसके टीथ पूछे, वो हो सकता है। ठीक है, तो इस केस के इनसाइड में जो डेंटल फॉर्मूला है वो क्या होगा, 2122 होगा। क्या होगा, 2122। दिस वन इज, एंड दैट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ एनी टीनेजर, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो बॉयज हो, चाहे वो 17 ईयर की एज का हो, चाहे वो 18 ईयर की एज का हो। दिस वन। ठीक है, चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक टीथ कम कर दीजिए, यहां पर कितना है, 8 आ रहा है। तो कैलकुलेट करने के बाद में क्या आएगा, ये आपका 14 बाई 14 आएगा इज इक्वल टू 28। ठीक है, तो कोई भी एक 18 साल का लड़की है तो उसके जॉ के इनसाइड में, उसके माउथ के इनसाइड में टोटल कितने टीथ होंगे, टोटल 28 टीथ होंगे। ठीक है, कोई भी एडल्ट है तो उसके केस में कितने होंगे, 32 होंगे। जैसे कि आप लोग हैं, आप लोग के केस में कितने हैं, 28। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अंदर कितने हैं, 32। ओके, चलिए ये हो गया। अब जो है हम लोग बात करते हैं कि कोई भी एक चाइल्ड है तो चाइल्ड के केस में कितने होते हैं। चाइल्ड के केस की बात कर लेते हैं। तो चाइल्ड के केस में होते हैं 2102 2102 इंटू 2 और ये आपका आएगा 10 बाई 10 इज इक्वल टू 20। तो कोई भी 6-7 साल का जो लड़का है या लड़की है या कोई बच्चा है तो उसका टोटल टीथ कितने होते हैं, उसके टोटल टीथ होते हैं आपके 20। ठीक है, अच्छा ये जो चाइल्ड है, क्योंकि चाइल्ड की अगर हम बात करेंगे तो चाइल्ड में ही क्या होता है आपका
टीथ का रिप्लेसमेंट होता है, मतलब मिल्किंग टीथ आउट होते हैं, टेम्पररी टीथ आउट होते हैं और उनकी जगह क्या आते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं। तो जो चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला होगा वही आपका डाइफायडोंट का भी फॉर्मूला होगा। तो कभी कभी आपसे डाइफायडोंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला पूछते हैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है चाइल्ड वाला ही डेंटल फॉर्मूला होगा इसके केस में, डाइफायडोंट के केस में। ओके, तो डाइफायडोंट के केस में कितना हो गया, डाइफायडोंट के केस में भी 2102 into 2 ये हो गया। अब बात करते हैं मोनोफायडोंट। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको माइनस कर देना है किसमें से, एडल्ट वाले। ठीक है, तो अगर हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 0021 मतलब 3 ये आपका हो गया into 2 6/6 is equal to 12। तो चिल्ड्रन के इनसाइड में कितने थे 20। अब यही चिल्ड्रन जब एडल्ट में कन्वर्ट होगा तो 12 टीथ और आएंगे। जब 12 टीथ और आएंगे टोटल कितना हो गया 32 हो गया, दैट इज। ठीक है, सो दैट इज द डेंटल फार्मूला इन केस ऑफ द मोनोफायडोंट। तो ये हो गया मोनोफायडोंट के केस में। ठीक है, याद रहेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट इन केस ऑफ द ह्यूमन डेंटल फार्मूला। ठीक है, तो आपसे एडल्ट का पूछ सकता है, अगर सबसे लड्डू क्वेश्चन होगा या सिंपल क्वेश्चन होगा तो आपसे पूछेगा एडल्ट का या फिर चाइल्ड का। ठीक है, थोड़ा सा अगर से कॉम्प्लेक्स करना होगा तो आपसे पूछेगा 17 ईयर का, एज नहीं दिया है, सिंपल बोल दिया है कोई एक टीन एजर गर्ल है और उस टीन एजर गर्ल का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, इस टाइप का पूछ सकता है। ठीक है, आपसे डाइफायडोंट का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने के लिए डाइफायडोंट टीथ का डेंटल फार्मूला पूछ सकता है या फिर मोनोफायडोंट टीथ का डेंटल फार्मूला पूछ सकता है, दैट इज ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट इन केस ऑफ द टीथ। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। चलिए देखिए स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। अब देखिए टीथ की हम बात करेंगे तो टीथ का जो स्ट्रक्चर है वो आप एक एक्सटर्नल और इंटरनल 2 बेसिस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो टीथ है हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं इनटू द 2 वेज। एक तो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, क्या है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, और एक है आपका इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हो गया और इंटरनल मॉर्फोलॉजी हो गया। ठीक है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के केस में जो टीथ है उसका सबसे पहला पार्ट होता है क्राउन, उसके बाद में होता है नेक और नेक के बाद में होती है रूट। ओके, तो क्राउन, नेक और रूट ये हो गया। ठीक है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर या फिर एनाटॉमी के बेसिस पर हम लोग क्या बोलते हैं, एक पार्ट है इनेमल, दूसरा पार्ट है डेंटाइन, इनेमल, डेंटाइन, और तीसरा पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं पल्प कैविटी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। तो ये जो व्हाइट कलर वाला जो विजिबल पार्ट है, ओके, ये जो व्हाइट कलर विजिबल पार्ट होता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्राउन।
नेक वाला जो होता है इट्स कवर्ड बाय जम, ठीक है, जो हमारे जम होते हैं, ठीक है, उससे जितना पार्ट कवर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेक। और जो रूट वाला जो पार्ट होता है, एंड दिस वन इज फिट इनटू बोनी सॉकेट, बोनी सॉकेट ऑफ जॉ। जॉ के जो सॉकेट है उसके इनसाइड में जितना पार्ट जो आपका है फिट है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रूट। अब बात करते हैं इनेमल की। तो इनेमल की अगर हम बात करेंगे तो ये जो आपका व्हाइट कलर हार्ड नॉन वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, याद रखना कैसा, व्हाइट कलर हार्ड नॉन वेस्कुलर स्ट्रक्चर। व्हाइट कलर का जो विजिबल पार्ट है कैसा है, हार्ड है, मतलब सबसे टफेस्ट अगर कोई पार्ट है हमारी बॉडी के इनसाइड में तो वो टीथ है, हार्ड, ठीक है, व्हाइट कलर हो गया, हार्ड एंड स्ट्रक्चर हो गया, एंड नॉन वेस्कुलर, ठीक है, कैसा है, नॉन वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग बोलते हैं इनेमल। इनेमल की अगर हम बात करते हैं तो इनेमल जो होता है सिक्रीट बाय एमिलियोब्लास्ट सेल, ठीक है, एमिलियोब्लास्ट सेल जो होती हैं वो सिक्रीट करती हैं। और ये किस टाइप का ओरिजिन होता है, इनका एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, इसलिए इनेमल का ओरिजिन कैसा होता है, आपका एक्टोडर्मल होता है, ठीक है। चलिए डेंटाइन, डेंटाइन की अगर हम बात करेंगे तो डेंटाइन की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसा होता है, आपका वेस्कुलर पार्ट होता है, ये टीथ का कैसा पार्ट है, वेस्कुलर पार्ट है, ठीक है, एंड इट सिक्रीट बाय द ओडोंटोब्लास्ट सेल। ओडोंटोब्लास्ट सेल जो होती है वो डेंटाइन सिक्रीट करती है, ठीक है। पल्प कैविटी जो होती है वो टीथ के इनसाइड की जो होलो कैविटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं पल्प कैविटी। टीथ के इनसाइड में क्या होता है, होलो कैविटी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पल्प कैविटी। अभी टीथ का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहां पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक और चीज, जनरली कैल्शियम के कार्बोनेट यहां पर प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, ये सब इनेमल के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज, फ्लोरीन कंटेंट जितना ज्यादा होगा टीथ उतने हार्ड और आपके कैसे होंगे, शाइनिंग टाइप के होंगे। अगर फ्लोरीन कंटेंट कम होगा तो टीथ क्या होते हैं, थोड़े से आपके कम हार्ड होंगे और येलोइश टाइप के रहेंगे, मतलब उनके इनसाइड में शाइनिंग जो होती है वो क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो आपका जो शाइनिंग कंटेंट है या जो हार्डनेस है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जितना ज्यादा होगा हार्डनेस टीथ की उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। देखिए तो हम लोग एक टीथ का स्ट्रक्चर बनाते हैं, मान लीजिए दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, ये वाला जो पार्ट थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, चलिए लाइक दिस। सो स्टूडेंट देखिए ये हमारा टीथ का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्या क्या था, तो यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट था, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्राउन, ओके। यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है इसको हम लोग बोल रहे हैं नेक, ठीक है। रीजन, क्योंकि यहां पर ये क्या हो गया, दिस वन इज जंप। और यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है जो बोनी सॉकेट के इनसाइड में फिट है, इसको हम लोग बोल रहे हैं, दिस वन इज कॉल्ड रूट, ठीक है। तो क्राउन, नेक एंड रूट, ये हो गए।
अब इंटरनल की बात कर रहे थे हम लोग, इंटरनल के बेसिस पे देखते हैं क्या 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 है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज इनेमल। जो क्राउन वाला जो पार्ट है वो किससे मेडअप होता है, इनेमल से मेडअप होता है। ये जो ब्लू कलर वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस वन इज, दैट इज द ब्लू कलर स्ट्रक्चर एंड दिस वन इज कॉल्ड डेंटाइन। तो ये क्या हो गया, डेंटाइन हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो डेंटाइन है ये इस रेड कलर की लेयर से क्या होता है, आपका सिक्रीट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल। ये एक टाइप की आपका ओस्टियोब्लास्ट सेल है। ओस्टियोब्लास्ट सेल की हम बात करेंगे तो वो क्या करते हैं, आपका मैट्रिक्स सिक्रीट करती हैं, और यहां पर ओडोंटोब्लास्ट सेल जो है वो क्या कर रही हैं, डेंटाइन को सिक्रीट कर रही हैं, ठीक है। इसी और दूसरी चीज, ओडेंटोब्लास्ट सेल्स का ओरिजिन कैसा होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि टीथ का ओरिजिन कैसा होता है, टीथ का ओरिजिन होता है आपका मीजो एक्टोडर्मल ओरिजिन। इनेमल एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, डेंटाइन मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अब ये हो गया। अब हमारा एक और पार्ट बचता है एंड दिस वन इज टीथ के इनसाइड में ये एक होलो कैविटी प्रेजेंट होती है, ये कैविटी प्रेजेंट है। इसी कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड पल्प कैविटी। तो ये क्या हो गया, पल्प कैविटी हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं अदर वन। देखिए यहां पर क्या होता है कि ये आपका बोनी पार्ट है, दिस वन इज बोनी पार्ट, या तो आप बोनी पार्ट बोल सकते हो या फिर आप इसको बोल सकते हो बोनी सॉकेट। क्या बोल सकते हैं आप, या तो बोनी पार्ट बोल सकते हैं या फिर इसको बोनी सॉकेट बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आप यहां पर देखिए कि ये बोनी पार्ट हो गया और यहां पर ये इनेमल हो गया, ये डेंटाइन हो गया। तो ये कुछ ओडेंटोब्लास्ट सेल बोनी पार्ट की तरफ बाहर को निकल के आ रहे हैं, ठीक है। यहां पर जो ओडेंटोब्लास्ट सेल्स होती हैं ये क्या हो जाती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं, और इनको हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड सीमेंटोसाइट। क्या बोलते हैं, सीमेंटोसाइट बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, सीमेंटम सिक्रीट करना होता है। ये जो ग्रीन कलर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं सीमेंटम, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर हाउस बनाते हैं तो क्या होता है, ब्रिक्स के बिटवीन में सीमेंट लगाते हैं ना, तो वैसे ही क्या है, ये एक हार्ड एंड स्ट्रक्चर हो गया, आउटसाइड में इनेमल एक हार्ड एंड स्ट्रक्चर हो गया, और उसके बिटवीन में हमने क्या लगा दिया, उसके बिटवीन में सीमेंटोसाइट ने मैट्रिक्स सिक्रीट किया और बना दिया वहां पर सीमेंटम, ठीक है। जिससे क्या होता है कि ये टीथ जो होता है उस बोनी सॉकेट के इनसाइड में बहुत टाइटली पैक्ड हो जाता है, ठीक है। और यहां पर एक जॉइंट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोम्फोसिस, ठीक है। तो गोम्फोसिस किसके बिटवीन में बनता है, आपका गोम्फोसिस बनता है बोनी पार्ट के और इनेमल के बिटवीन में एक फाइब्रस जॉइंट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोम्फोसिस। और किस टाइप का होता है, ये आपका इमूवेबल टाइप का जॉइंट होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि एक आपका जॉइंट बनेगा, जॉइंट बिटवीन इनेमल एंड बोन कॉल्ड गोम्फोसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं, दैट्स वन इज कॉल्ड द गोम्फोसिस, ठीक है। तो गोम्फोसिस बोलते हैं। और ये गोम्फोसिस क्या होता है, आपका फाइब्रस टाइप का जॉइंट होता है, ठीक है। फाइब्रस इमूवेबल जॉइंट होता है, बिल्कुल एकदम टाइटली पैक्ड, जिससे क्या होता है आपका जो टीथ होता है वो बाहर नहीं आ पाता। दैट इज ये जो पल्प कैविटी होता है, इस पल्प कैविटी की अगर हम बात करेंगे तो इस पल्प कैविटी के इनसाइड में क्या क्या होता है, यहां से क्या होता है, कुछ ये इस टाइप से कैविटी प्रेजेंट रहेगी, और उस कैविटी के थ्रू क्या होता है आपका नर्व फाइबर्स और ब्लड वेसल्स, ठीक है, और लिम्फेटिक वेसल्स, इनका सप्लाई होता है। अब एक और चीज, आप लोगों ने बहुत सारे ऐड देखे ना टूथपेस्ट वाले, सेंसिटिविटी टेस्ट, ठीक है। हम लोग बहुत सारे टीवी में ऐड आता है, कोलगेट का आता है, पेप्सोडेंट का आता है, सेंसोडाइन, ठीक है, या सेंसोडाइन का बहुत ज्यादा फेमस क्या है, सेंसोडाइन, ठीक है। तो वो सब का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए क्या होता है, एज के साथ साथ क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला जो कैप होता है ये क्या होता है आपका, ये रिमूव आउट होने लगता है। जब हम फूड ग्राइंड करते हैं, क्रशिंग करते हैं, तो क्या होता है कि ये जो आपका इनेमल है इसका जो कैल्शियम होता है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है,
ऐसा हो रहा है ना, आपका फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, तो क्या होगा, सरफेस जो है वो क्या हो रही है, यहाँ पे आउट हो रही है। एक स्टेज ऐसी आती है कि ये जो डेंटाइन है ये एक्सपोज होना स्टार्ट हो जाता है, और इस डेंटाइन के इनसाइड में क्या होती है, आपकी नर्व सप्लाईज होती है, नर्व एंडिंग्स होती है। तो जब भी आप कोई भी कोल्ड वाटर या फिर आपका टी कॉफी जो भी आप अपटेक करते हो, तो वो क्या होता है, वो नर्व एंडिंग क्या करती है, उससे ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, और वो क्या होता है, एक पैनिक सिग्नल जो है वो ब्रेन को आपका सेंड करेंगे, ठीक है, और आपको क्या होगा, टीथ के इनसाइड में पेन होगा। दैट्स व्हाई सेंसोडाइन क्या करता है, सेंसोडाइन के इनसाइड में जो भी इंग्रेडिएंट होता है वो क्या करता है, उस नर्व एंडिंग के थ्रू जो स्टिमुलस आपका जनरेट हो रहा है वो उसको इनहिबिट कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि सेंसोडाइन जो है वो आपको कोई परमानेंट ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इट जस्ट ब्लॉकेज द स्टिमुलस पाथवे, ठीक है। तो जो भी आपका एफरेंट पाथवे के थ्रू जो इंफॉर्मेशन ब्रेन को जा रही है वो ब्रेन क्या है, सेंसोडाइन इसको ब्लॉक कर दे रहा है। बस इस सेंसिटिविटी का परमानेंट ट्रीटमेंट यही है कि अगर हम फिर से इस कैपिंग को क्या करें, आपका रिस्टोर कर दें, सेंसिटिविटी जो होती है वो टीथ की वो क्या हो जाएगी, आपका इजीली आउट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है टीथ कैविटी, ठीक है। टीथ के इनसाइड में जो कैविटीज होती है तो वो क्या होता है, देखिए जब हम फूड अपटेक करते हैं तो फूड अपटेक की अगर हम बात करते हैं, जब फूड अपटेक करते हैं तो कुछ फूड जो होता है वो जो आपका टीथ के बिटवीन में जो स्पेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायस्टेमा, तो डायस्टेमा के इनसाइड में क्या होता है, कुछ फूड रह जाता है। अब हमारा माउथ तो आउटर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है, तो आउटर एनवायरनमेंट से कुछ बैक्टीरिया आते हैं और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस फूड के इनसाइड में जो स्टार्च है उस स्टार्च को फर्मेंट कर देंगे, और फर्मेंट करने के बाद में उसको कन्वर्ट करते हैं एसिड में। अब वो एसिड क्या करता है, आपका रिएक्ट करता है किसके साथ में, कैल्शियम के साथ में, और वो क्या करेगा, उसका डीकैल्सिफिकेशन करेगा, डीमिनरलाइजेशन करेगा, तो कैल्शियम बाहर होगा। अब जहां पर क्या होता है, उस एसिड का एक्शन होगा तो वहां पर क्या होगा, वो कैविटी एक बन जाएगा, एक कैविटी बन जाएगी। अब उस कैविटी के इनसाइड में इन फ्यूचर अगर कोई फूड जाके और लगा, ठीक है, फिर से उस बैक्टीरिया ने क्या किया, उस फूड को फर्मेंट किया, तो और ज्यादा क्या हुआ, आपका एसिड प्रोड्यूस हुआ। अब वो एसिड क्या होता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन के इनसाइड में रेस्ट्रिक्टेड हो गया। अब वहां पर क्या होता है, कंटिन्यूअसली साइज जो है वो क्या होगा, उस कैविटी का जो है इंक्रीज होता जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं टूथ डिके, इस टाइप से। दैट इज ओके। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आपका स्ट्रक्चर ऑफ टंग, और उसके बाद में ट्राई करूंगा कि मैं एलिमेंट्री कैनाल का जो कंप्लीट हिस्टोलॉजी है उसको हम लोग डिस्कस कर लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। एंड द लास्ट, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज link share to your friends as much as